अस्सलाम वालेकुम। क्लास उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे पाइल लोड टेस्ट के बारे में। तो बेसिक पर्पस इसका क्या होता है कि जैसे हमने बेरिंग कैपेसिटी में देखा था कि प्लेट लोड टेस्ट किया जाता है फाउंडेशंस के लिए। ठीक है। तो उसका पर्पस ये होता है कि हमने एक्चुअल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमने ये देखना है कि जब सॉइल पे हम डिज़ाइन लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब डिज़ाइन लोड अप्लाई किया जाएगा तो सॉइल किस तरह बिहेव करेगी। तो हम क्या करते हैं कि एक डमी लोड अप्लाई किया जाता है जो कि नॉर्मली डिज़ाइन लोड से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होता है। ठीक है। तो उस डमी लोड को अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी फाउंडेशन जो है या हमारी सॉइल जो है बेसिकली उस सॉइल में कितनी सेटलमेंट्स आएंगी और किस रेट से वो सेटलमेंट आएगी, सेटलमेंट रेट ज़्यादा होगा कम होगा। तो ये चीज़ें देखने के बाद हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो सूटेबल है भी या नहीं, हमारे स्ट्रक्चर के लोड को बियर कर भी सकती है या नहीं कर सकती। तो बिल्कुल सिमिलर जो है थ्योरी प्लेट पाइल लोड टेस्ट की है। ठीक है। पाइल लोड टेस्ट कैरिड आउट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। ठीक है। पाइल लोड टेस्ट हम किस लिए करते हैं? टू डिटरमिन द सेटलमेंट अंडर वर्किंग लोड। सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने सेटलमेंट फाइंड करनी है। जो सेकंड रीज़न है, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है पाइल लोड टेस्ट का, टू डिटरमिन द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पाइल। ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हमने अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है पाइल्स की। और थर्ड रीज़न क्या है कि एज अ प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। इस चीज़ एज अ प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जब हम पाइल पे डिज़ाइन लोड अप्लाई करते हैं, डिज़ाइन लोड का 2 टाइम्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, या आप इस तरह कह लें कि डिज़ाइन लोड का जब डबल अप्लाई करते हैं हम पाइल पे, ठीक है, तो उस लोड की वजह से पाइल में अगर सेटलमेंट्स जो हैं वो अलाउेबल सेटलमेंट से कम आ रही हैं। अगर डिज़ाइन लोड का ट्वाइस या डिज़ाइन लोड का 2 गुना अप्लाई करने के बाद उसमें जो सेटलमेंट्स हैं वो अलाउेबल सेटलमेंट से कम आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सॉइल और हमारी जो पाइल है, ठीक, जो हमने पाइल डिज़ाइन की है वो बिल्डिंग के लोड को या स्ट्रक्चर के लोड को कैरी कर सकती हैं। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो ये जो थर्ड रीज़न आपको नज़र आ रही है कि एज अ प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि हमारी जो सॉइल और पाइल हैं वो बेसिकली उनका डिज़ाइन जो है वो एक्सेप्टेबल है, वो लोड को कैरी कर सकती हैं। तो बेसिक प्रोसीजर क्या है इसका कि लोड टेस्ट इस परफॉर्म इस अच्छा, इससे पहले मैं आपको इसकी फ़िगर दिखा देता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये आपको पाइल लोड टेस्ट की फ़िगर नज़र आ रही है। हम क्या करते हैं, एक पाइल जो है, जैसे ये पाइल है, तो एक पाइल को हम ड्राइव करते हैं सॉइल में, जो प्लेस करते हैं, जो भी आप पाइल टाइप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर रिएक्शन बीम के थ्रू या एंकर्ड बीम के थ्रू हम क्या जो है एंकर्ड रिएक्शन फ्रेम के थ्रू हम लोड प्लेस कर देते हैं। ठीक है। जब लोड प्लेस किया जाएगा तो इस पाइल के ऊपर हमने डायल गेजेस प्लेस किए होते हैं। ये डायल गेजेस जो हैं इनका पर्पज़ ये है कि ये हमें लोड की भी रीडिंग्स दे रहे होंगे और जो सेटलमेंट्स आ रही हैं सॉइल में या जिस रेट से सेटलमेंट आ रही है उसकी भी रीडिंग दे रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम पाइल हमने प्लेस कर दी है, ठीक है, उसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में, डिफरेंट इंटरवल्स में, और उसके साथ हम देखते जाएंगे कि सॉइल में कितनी सेटलमेंट्स आ रही हैं। तो उन सेटलमेंट्स को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सॉइल जो है वो इस लोड को कैरी कर सकती है या नहीं कर सकती। तो टेस्ट प्रोसीजर क्या होगा इसका? पाइल लोड टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड ऑन टेस्ट पाइल which is meant only for testing purpose and does not make part of working piles. Load test can also be performed on working piles to check the performance of working piles. ठीक है। तो नॉर्मली जो है पाइल लोड टेस्ट, ये नॉर्मली आप इस तरह कह लें कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होता है। तो जो पाइल इसके लिए यूज़ की जाती है वो भी टेस्टिंग पाइल ही होती है। लेकिन कुछ कंडीशंस में जो वर्किंग पाइल जो होती हैं, जो कि आपने एक्चुअल स्ट्रक्चर के लिए आपने प्रिपेयर की हैं,
उन पायल्स के ऊपर भी आप लोड अप्लाई करके तो उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि वो किस तरह बिहेव करेगी। तो सेकंड जो हमारे पास स्टेप है वो क्या है कि टेस्ट पाइल इज़ लोडेड टू एट लीस्ट 2 times द डिज़ाइन लोड आर टू फेलियर। तो टेस्ट पाइल पे हमने जो लोड अप्लाई करना है या तो डिज़ाइन लोड का ट्वाइस होना चाहिए, ठीक है, 2 गुना होना चाहिए, और या फिर अप टू फेलियर, कि हमने उसके फेलियर लोड देखना है कि कितने लोड पे हमारी पाइल जो है वो फेल हो रही है, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हम इस सॉइल पे इस पाइल पे कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड स्टेप जो है हमारे पास वो ये है कि वर्किंग पाइल्स आर लोडेड टू 1.5 times ऑफ द डिज़ाइन लोड। अगर आप टेस्टिंग पाइल यूज़ कर रहे हैं तो उस पर हम डिज़ाइन लोड का ट्वाइस अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वर्किंग पाइल यूज़ कर रहे हैं तो उस पर हम डिज़ाइन लोड का 1.5 times यूज़ कर सकते हैं। लोड इज़ अप्लाइड इन इंक्रीमेंट्स, ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि लोड इंक्रीमेंट्स में ही अप्लाई किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 25 डिज़ाइन लोड का 25% अप्लाई करेंगे, फिर अगेन उसमें 25% ऐड करेंगे तो 50% हो जाएगा, और इस तरह टोटल 8 स्टेप्स में, ठीक है, टोटल 8 स्टेप्स हम करेंगे तो हम डिज़ाइन लोड का 2 times या 200% लोड यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। ईच लोड इंक्रीमेंट इज मेंटेन्ड टिल द सेटलमेंट रेट ऑफ पाइल कम्स बिलो 0.25 मिलीमीटर पर आवर। तो जब आप एक इंक्रीमेंट अप्लाई कर दिए, फर्स्ट करें आपने 25% या 50% अप्लाई किया है, तो वो लोड हमने उस टाइम तक मेंटेन किए रखना है जब तक सेटलमेंट रेट जो है वो 0.25 मिलीमीटर पर आवर से लेसर ना आ जाए, ठीक है। जब तक सेटलमेंट रेट इस रेट से ज़्यादा होगा तब तक हम उस लोड को प्लेस किए रखेंगे, उसको कंटिन्यूसली अप्लाई किए रखेंगे। द फाइनल लोड इज़ केप्ट फॉर 24 आवर्स एंड डायल गेजेस आर मोनिटर्ड। जो फाइनल लोड है उसको हमने 24 आवर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, और डायल गेजेस की हम रीडिंग्स को नोट करते रहते हैं कि उसमें सेटलमेंट्स की क्या रेट आ रहा है। द अनलोडिंग इज़ आल्सो परफॉर्म्ड इन डेक्रीमेंटेड ऑर्डर। तो ज़ाहिर बात है, तो पहले हमने लोड अप्लाई किया, वो इंक्रीमेंट्स में किया, ठीक है, उसके बाद जब हमने लोड को रिमूव करना है तो एकदम से सारे का सारा लोड रिमूव नहीं किया जाएगा, बल्कि डेक्रीमेंटेड ऑर्डर में ही उसको रिमूव किया जाएगा। जैसे कि आपने 200% लोड अप्लाई कर दिया, उसके बाद एक जो डेक्रीमेंट अप्लाई करेंगे 25% की, तो 175% लोड एक्ट कर रहा होगा पाइल के ऊपर। फिर सेकंड डेक्रीमेंट, और इसी तरह हम जो पैचेस में कह लें या डिफरेंट डेक्रीमेंट्स में उसको रिमूव करेंगे। तो ये फिगर्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली शो कर रही हैं कि पाइल लोड टेस्ट किस तरह यूज़ किया जा रहा है। सैंड बैग्स को के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, जैसे कि इन फिगर्स में आपको नज़र आ रहा होगा। तो जो बेसिकली हमने लोड अप्लाई करना होता है, वो लोड आप डिफरेंट सैंड बैग्स यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, या कंक्रीट ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी मैकेनिज़्म आपको सूटेबल लगे उसको यूज़ किया जा सकता है। हाइड्रोलिक जैक और सेटलमेंट गेजेस आपको नज़र आ रहे होंगे। हाइड्रोलिक जैक जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये लोडिंग सेल है, ठीक है। बाज़ औक़ात हम जब एंकर्ड फ्रेम यूज़ कर रहे होते हैं, एंकर्ड बीम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम हाइड्रोलिक जैक यूज़ करते हैं लोड अप्लाई करने के लिए। तो उसके साथ ये डायल गेजेस भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अगेन ये हाइड्रोलिक पंप है फॉर लोड एप्लीकेशन। हाइड्रोलिक पंप के थ्रू लोड जो है वो हाइड्रोलिक जैक पे शिफ्ट होगा, और हाइड्रोलिक जैक से आगे लोडिंग फ्रेम पे आ जाएगा। और ये हमारे पास जो टिपिकल लोड सेटलमेंट कर्व आता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जैसे जैसे नॉर्मली जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, लोड इंक्रीज़ हो रहा है, तो टाइम बढ़ता जाएगा, लोड भी बढ़ता जाएगा। फिर 24 आवर्स के लिए हम उस लोड को जो है अप्लाई कर देंगे, कॉन्स्टेंटली अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको डेक्रीमेंट्स में रिमूव करना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास नॉर्मली लोड सेटलमेंट कर्व आता है इसका। फेलियर क्राइटेरिया क्या होगा? द फेलियर लोड इज दैट विच काजेज सेटलमेंट इक्वल टू 10% ऑफ द पाइल डायमीटर, ठीक है। तो फेलियर क्राइटेरिया जो हम इसमें यूज़ करते हैं कि फेलियर लोड वो लोड है विच काजेज सेटलमेंट इक्वल टू 10% ऑफ द पाइल डायमीटर,
कि जिसकी वजह से इतनी सेटलमेंट आ जाए जो कि 10 पाइल डायमीटर का 10% हो, तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि हमारी पाइल जो है ये फेल हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर पाइल का डायमीटर फर्ज करें कि 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर 100 सेंटीमीटर पाइल डायमीटर है, तो जब आप उस पर लोड अप्लाई करें और उसमें 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा की सेटलमेंट्स आ जाएं, उसमें अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा की सेटलमेंट्स आ जाएं, तो हम उसको फेलियर कंसीडर करते हैं। द फेलियर लोड इज़ दैट लोड at which the rate of settlement continues undiminished without further increment of load, unless of course the rate is so slow as to indicate that it is due to the consolidation of the soil। जो सेकंड क्राइटेरिया है उसमें यह है कि फेलियर लोड हम उस लोड को कंसीडर करते हैं जिसपे सेटलमेंट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहे विदाउट फर्दर इंक्रीज ऑफ द लोड। तो आपको याद होगा कि एक इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है यील्डिंग, कि स्टील या कंक्रीट में आपने ये टर्म सुनी होगी कि हम कहते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो यील्ड कर गया है। यील्ड में क्या होता है कि लोड आपका कांस्टेंट रहता है लेकिन कॉन्टीन्यूस सेटलमेंट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ इसी तरह का सिनेरियो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि अगर पाइल में यील्डिंग का फिनोमेना स्टार्ट हो जाए, अगर पाइल में विदाउट फर्दर इंक्रीमेंट ऑफ लोड कॉन्टीन्यूस सेटलमेंट्स आना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमारी पाइल जो है वो फेल हो चुकी है। और अगेन अगर दोनों सिनेरियोज नहीं फुलफिल हो रहे तो हम क्या करते हैं कि ड्राइंग टेंजेंट्स टू द इनिशियल एंड फाइनल प्रोपोर्शन ऑफ द लोड सेटलमेंट कर्व एंड टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज द फेलियर लोड। तो थर्ड जो हमारे पास क्राइटेरिया हो सकता है वो ये है कि हम इनिशियल और फाइनल पोर्शन जो होते हैं लोड सेटलमेंट कर्व के, जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये सेटलमेंट टाइम कर्व है और ये लोड टाइम कर्व है। तो लोड सेटलमेंट कर्व जो बनेगा उस कर्व को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो इनिशियल और फाइनल पोर्शन होंगे उस पर हम टेंजेंट्स ड्रा करके देखेंगे कि वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो बेसिकली हमें फेलियर लोड बता रहा होगा। और जो फोर्थ क्राइटेरिया यूज़ किया जा सकता है वो ये है कि द फेलियर लोड इज़ द लोड वेयर नेट सेटलमेंट इज़ 6 मिलीमीटर। फेलियर लोड हमारा वो लोड है जहाँ पे नेट सेटलमेंट जो है वो 6 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा आ जाए। ये आपके सामने लोड सेटलमेंट कर्व नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास लोड है और वर्टिकल पे सेटलमेंट है। तो जो मैं बात कर रहा था कि टेंजेंट्स ड्रा किए जाते हैं, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये इनिशियल पोर्शन है, इस पे टेंजेंट ड्रा किया, और ये फाइनल पोर्शन है, इस पे टेंजेंट ड्रा किया। जिस पॉइंट पे दोनों टेंजेंट्स ने एक दूसरे को कट किया वो हमारे पास फेलियर लोड है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे सेटलमेंट्स भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये ट्रेंड इसी चीज़ को शो कर रहा है कि लोड की इंक्रीमेंट के साथ सेटलमेंट्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। और ये ब्लू लाइन जो है ये जो है रिबाउंड को शो कर रही है, ठीक है। ये उस कंडीशन को या उस पीरियड को शो कर रही है जब आप लोड को रिमूव कर रहे हैं। तो उसको ये रिबाउंड कर्व भी हमने एक टर्म बोली थी कंसोलिडेशन में, ठीक है। तो ये रिबाउंड कर्व है और ये ब्लैक कलर में जो आपके पास ये लोड सेटलमेंट कर्व आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरी है पाइल लोड टेस्ट की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिवाटरिंग के बारे में है कि डिवाटरिंग क्या होती है, ठीक है। इसमें हम डिवाटरिंग का जस्ट इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाटरिंग क्यों की जाती है? जहाँ भी वाटर टेबल हायर होगा उसके कुछ डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होंगे सॉइल पे। वाटर टेबल की पोजीशन जब भी हाई होगी उस हाई पोजीशन की वजह से उसके कुछ डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होंगे, कुछ इश्यूज आ सकते हैं सॉइल में उस हाई वाटर टेबल की वजह से। वो कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं वाटर टेबल के, उसको हम वन बाय वन देखते हैं। अ हाई वाटर टेबल मीन्स द वाटर प्रेशर इन द सॉइल इज़ हाई एंड द सॉइल इज़ लाइकली टू बी correspondingly weaker. High water pressure will also adversely affect the stability of sloping ground and increase the loading on the wall retaining the sloping ground. तो हाई वाटर टेबल से जो फर्स्ट
फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन इशू है वो ये है कि जब भी वाटर टेबल हाई होगा तो वाटर प्रेशर भी हायर होगा, अपलिफ्ट प्रेशर भी ज़्यादा होगा, पोर वाटर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और अल्टीमेटली अफेक्टिव स्ट्रेस कम होने की वजह से हमारी सॉइल जो है वो वीकर होगी। इसी तरह जो स्लोपिंग ग्राउंड्स हैं जहाँ पे आप रिटेनिंग वाल वगैरह प्लेस करके तो सॉइल स्लोप्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, अगर वहाँ पे वाटर टेबल जो है वो हायर होगा तो उस केस में क्या होगा कि वाटर टेबल हाई होने की वजह से जो रिटेनिंग वाल पे फोर्सेस लग रही हैं वो भी कम ज़्यादा होंगी। जब रिटेनिंग वाल पे लेटरल फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो हमारी सॉइल जो है या हमारी रिटेनिंग वाल जो है वो उतनी ही अनस्टेबल होगी। नेक्स्ट इफेक्ट क्या हो सकता है, इफ़ द बिल्डिंग साइट इज सराउंडेड बाय द एरियाज ऑफ हायर ग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर विल टेंड टू फ्लो टू द साइट। ठीक है, दिस में काज प्रेशर beneath a concrete floor slab or increased moisture level beneath a timber floor. It can also cause water to be driven into timber piles. In this situation, subsoil drainage may be necessary. तो बेसिकली नॉर्मल होता यह है कि जहाँ भी जिस जगह पे वाटर टेबल हायर होगा, वाटर का लेवल हायर होगा, तो उस पॉइंट से वाटर लोअर लेवल की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये यहाँ पे वो ये कह रहा है कि इफ़ द बिल्डिंग साइट इज सराउंडेड बाय एरियाज ऑफ हायर ग्राउंड। ठीक है, बिल्डिंग साइट जो है वो लो लेवल पे है और उसके जो सराउंडिंग एरिया है वो हायर लेवल पे है, तो उसमें क्या होगा कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सराउंडिंग एरिया से बिल्डिंग साइट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। जब वो बिल्डिंग साइट की तरफ फ्लो करेगा और वाटर लेवल जो है वो दोनों रीजन्स में जो सेम लेवल पे आने की कोशिश करेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारी बिल्डिंग साइट जो है उस पर अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा। जो भी कंक्रीट फ्लोर स्लैब है या जो भी हमारी फाउंडेशन है उस पर अपलिफ्ट प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इट कैन आल्सो काज वाटर टू बी ड्रिवन इनटू टिम्बर पाइल्स। ठीक है, अगर टिम्बर पाइल हम यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली वो वाटर को एब्जॉर्ब भी कर सकती हैं, तो उस वजह से उनकी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। इन दिस सिचुएशन सबसॉइल ड्रेनेज में बी नेसेसरी। इस सिचुएशन में सबसॉइल ड्रेनेज प्रोवाइड करना जो है वो नेसेसरी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब हाई वाटर टेबल कुड काज फ्लडिंग ड्यूरिंग वेट पीरियड। वाटर टेबल अगर हायर होगा और वेट पीरियड स्टार्ट हो जाए तो उस पीरियड में क्या होगा कि फ्लडिंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सबसॉइल वाटर कैन काज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एक्सकवेशंस वर्क्स by its natural tendency to flow into the voids created by the excavation activities. अगर आप एक्सकवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मैं फिगर देख लूँ शायद, जैसे ये सिनेरियो है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वाटर टेबल हाई है। ठीक है, और इस रीजन पे आपने अगर एक्सकवेशन कर दी है तो वाटर टेबल, ज़ाहिर बात है जो सॉइल का लेवल वाटर टेबल का लेवल भी वही रह जाएगा, तो इन दोनों रीजन्स के दरमियान हेड डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। जब हेड डिफरेंस प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, वाटर इस रीजन से इस रीजन में फ़्लो करने की कोशिश करेगा और अल्टीमेटली एक्सक्वेशन के अंदर वाटर जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हाई वाटर टेबल कुड काज फ्लडिंग ड्यूरिंग subsoil water can cause problems during excavation works by its natural tendency to flow into the voids created by the excavation activities. ठीक है, it can cause an acceptable humidity level around finished building and structures. और अगर वाटर लेवल हायर होगा तो जो फिनिश्ड बिल्डिंग्स हैं, फिनिश्ड स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर ह्यूमिडिटी लेवल जो है उनको भी राइज कर सकता है हाई वाटर टेबल। ठीक है, उसके अलावा जो मेन इश्यूज जो वाटर टेबल की वजह से आते हैं, वो सबसे जो क्रिटिकल इशू है वो है सिंक होल्स। ठीक है, वाटर की वजह से सिंक होल्स क्रिएट हो जाते हैं। सिंक होल क्या है, क्लोज डिप्रेशन फाउंड ऑन लैंड सरफेस अंडरलेन बाय लाइमस्टोन। दे फॉर्म आइदर बाय द कोलैप्स ऑफ अ केव रूफ और बाय सॉल्यूशन एज डिसेंडिंग वाटर इन लार्ज क्रैक इन लाइमस्टोन। इसको इस यहाँ पे देख लो, ये चीज़ है। तो जैसे ये वाटर टेबल है, ठीक है,
अब वाटर की जो कैपेसिटी है या लोड कैरिंग कैपेसिटी वो सॉइल के बराबर तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ पीरियड के बाद या कुछ फैक्टर्स के बाद, कुछ फिनोमेना के बाद, ये सॉइल जो है ये कोलैप्स करके इसके अंदर फॉल कर जाएगी। जब सॉइल इसके अंदर कोलैप्स करेगी तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन नज़र आएगी आपको। इन होल्स को हम सिंक होल्स का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सॉइल जो है वो सिंक डाउन हो जाती है। ये भी एक सिंक होल है, ठीक है। तो ये फिगर्स आपको नज़र आ रहे हैं कि सिंक होल बनता क्यों है और किस तरह की सिचुएशन आती है हमारे पास, ठीक है। कोलैप्स सिंक होल्स आर द मोस्ट ड्रामेटिक, ठीक है। कोलैप्स सिंक होल्स में क्या होता है कि सडन हमारे पास फेलियर आता है। दे फॉर्म विद लिटिल वार्निंग एंड लीव बिहाइंड अ डीप स्टीपली साइडेड सिंक होल। Collapse occurs because of the weakening of the rock of the aquifer by erosion and is often triggered by changes in water levels in the superficial and confined aquifers, ठीक है। जो भी confined aquifers होती हैं उनमें वाटर लेवल चेंज होगा या erosion और इस तरह के फिनोमेना जब भी आएंगे तो सिंक होल क्रिएट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज है। ये सेकंड स्टेज है, उसमें सॉइल जो है वो कोलैप्स डाउन करना शुरू हो चुकी है, ठीक है। और थर्ड स्टेज में क्या होगा कि सारी की सारी सॉइल जो है वो कोलैप्स कर जाएगी और हमारे पास एक सिंक होल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए, मीन जहाँ भी वाटर टेबल हायर लेवल पे होगा उसको डील करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है, उसके लिए हम नॉर्मली डी वाटरिंग चूज़ करते हैं। डी वाटरिंग क्या है? डी वाटरिंग इज़ द टर्म फॉर द control of groundwater by pumping, ठीक है। On construction site it may be known as construction dewatering. The method is also used on mine sites which is called mine dewatering. तो बेसिकली होता यह है कि जिस रीजन में वाटर टेबल हायर है वहाँ से वाटर को पंप आउट कर दिया जाता है। पंप्स के थ्रू वाटर जो है उसको हम सॉइल से रिमूव कर देते हैं और वाटर टेबल जो है वो लोअर लेवल पर चला जाता है। द प्रोसेस ऑफ dewatering कैन बी डिफाइंड एज pumping from wells or sumps to temporary lower groundwater levels to allow excavations to be made in dry and stable condition below the natural groundwater level. तो पंपिंग में हम क्या करते हैं कि हम टेम्परेरीली हायर वाटर लेवल के रीजन से वाटर को पंप आउट करके लोअर वाटर लेवल रीजन की तरफ मूव करवा देते हैं ताकि हमारी जो कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है वो ड्राई और स्टेबल कंडीशंस में हो सके। और एज एन अल्टरनेटिव टू ग्राउंड वाटर कंट्रोल बाय पंपिंग, फिजिकल कट ऑफ वाल्स कैन बी इंस्टॉल्ड अराउंड द साइट टू एक्सक्लूड ग्राउंड वाटर फ्रॉम द साइट। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, उसके अराउंड हम फिजिकल कंस्ट्रक्शन वाल क्रिएट कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन वाल जो है ये बेसिकली इंसुलेशन का काम करेगी। ये वाटर को सराउंडिंग एरिया से साइड की तरफ मूव नहीं करने देगी। ये करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक्सक्वेशन कर लेते हैं या एक्सक्वेशन करने से पहले वाटर को पंप आउट कर दिया जाता है। जब वाटर पंप आउट हो जाएगा तो नॉर्मली ये हमारे पास रीजन जो है, ये साइट जो है वो ड्राई कंडीशन में ही रहेगी, ठीक है। तो डी वाटरिंग है क्या? नॉर्मली डी वाटरिंग प्रोसेस इज डन बाय पंपिंग और evaporation and is usually done before excavation for footings or to lower water table that might be causing problem during excavation. Normally dewatering process जो है, ठीक है, it is done by pumping or evaporation and is normally done before excavation, ठीक है। excavation से पहले इसको किया जाता है for footings or to lower water table that might be causing problem during excavation. तो मेन पर्पज dewatering का यही है कि हमने वाटर टेबल लेवल को लोअर डाउन करना है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन dewatering इज यूज्ड ऑन मोस्ट कंस्ट्रक्शन साइट्स ड्यू टू accumulated वाटर इन द ट्रेंचेस एंड एक्सकेवेशंस। प्लेसेस विद इनएडिक्वेट स्लोप आर ड्यू टू हाई वाटर टेबल। कंस्ट्रक्शन dewatering जो है वो उस सिनेरियो में की जाती है व्हेन वाटर हैज़ accumulated इन ट्रेंचेस आर, जब वाटर जो है वो ट्रेंचेस और एक्सकेवेशंस में accumulate हो चुका है या उन एरियाज़ में की जाती है हाँ जहाँ वाटर टेबल जो है वो हायर होगा इनएडिक्वेट स्लोप या किसी भी रीज़न से। और इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स
दिस वाटर शुड बी रिमूव टू कीप वर्किंग एज शेड्यूल्ड और टू प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग प्लेस। तो नॉर्मली अगर हमारा कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किसी ऐसे रीजन में है जहाँ पे वाटर टेबल हाइयर है, ठीक है, तो उस हाई वाटर टेबल को हम पहले पंप आउट करेंगे, साइड की डिवाटरिंग की जाएगी, उसके बाद ही हम वहाँ पे प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं।